हेलो बच्चों, आप सबका बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम केस स्टडीज करने वाले हैं। आप सबको पता ही है कि एवरी संडे हमारी केस स्टडी की वीडियो आती है। बहुत सारा प्यार भी आपसे मिलता है इन केस स्टडीज के वीडियो पे, इतने सारे कमेंट्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चों के जब डाउट सॉल्व होते हैं, जब उनकी केस स्टडीज आसान हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और इसीलिए ये केस स्टडीज के वीडियोस को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर इससे फायदा होता है तो बिल्कुल ही इसको आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो है हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की केस स्टडीज को लेकर आए हैं। अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से बहुत ज्यादा केस स्टडीज आती है वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अलावा कंसेप्ट जैसे सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, इसके बेसिस पे भी काफी सारी केस स्टडीज बनाई जाती है। केस स्टडीज की अगर बात करें तो यस कंपैरेटिवली थोड़ी सी इजी होती है इसकी केस स्टडीज, क्योंकि डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है, कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है, इसको थोड़ा सा समझना आसान होता है, राइट। बट फिर भी कौन सी टाइप ऑफ केस स्टडीज आती है, क्या उसमें कंसेप्ट इंक्लूडेड हो सकते हैं, उन कंसेप्ट को कैसे समझना है, उसको आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे। साथ ही साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं कि केस स्टडी को सॉल्व करते वक्त एग्जाम में हम समय की भी बचत कर सके, इसको तो हमेशा हम करते आ रहे हैं और बिल्कुल आपके लिए हमेशा करते रहेंगे, सो दैट हम अपने एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे सुपर्ब यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं केस स्टडीज की शुरुआत। पहली केस स्टडी जैसा आप देख सकते हो हमेशा बहुत ही लेंथी केस स्टडीज होती है, तो देखिए कितनी बड़ी केस स्टडी है। बट हमारी टिप क्या है, हमारी ट्रिक क्या है समय बचत की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, फिर उसकी जो केस होती है उसको हम पढ़ते हैं। तो सेम ट्रिक को फॉलो करते हुए सारी केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे सो दैट हमें इसकी आदत सी हो जाए, ठीक है। चलिए केस पे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट्स यूज्ड बाय समीर थ्रू व्हिच ही वाज एबल टू स्टीयर हिज कंपनी टू ग्रेटर हाइट्स। स्टीयर मतलब क्या, कि वो अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर गया। कौन से कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए लेकर गया, मतलब मुझे यहाँ पे एक कंसेप्ट पता करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है ऑल्सो एक्सप्लेन द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पता चल गया तो उसके कोई भी 3 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। केस स्टडी की शुरुआत करने के पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम जब एग्जाम में केस स्टडीज आती है क्या ये चैप्टर वाइज आती है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस चैप्टर वाइज नहीं आते, ऐसा कह के नहीं आता कि प्लानिंग की केस स्टडी है, ये ऑर्गेनाइजिंग की है, ठीक है। केस स्टडीज रैंडमली कोई भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक से आ सकता है, एट टाइम्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है कि कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाइलाइटेड इन द अबव केस स्टडी। तो एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से था, एक क्वेश्चन चैप्टर 2 से था, ऐसे भी आता है। और इसीलिए थॉरली कंसेप्ट्स को करना बहुत जरूरी है। केस स्टडीज डिफिकल्ट लगती है जब हमारे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो कंसेप्ट्स को कोई भी केस स्टडी को सॉल्व करने के पहले क्रिस्टल क्लियर रखना, एकदम मक्खन जैसे स्मूथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए आज के केस पे जाते हैं। यहाँ पे हमें कंसेप्ट जो इस केस में बताया गया है उसको ढूंढना है, ठीक है। अब केस क्या कहता है कि समीर गुप्ता ने एक अपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम रखा डोनेरा लिमिटेड, राइट। यहाँ पे वो क्या करते थे, तो इकोनॉमिकल मतलब रीजनेबल रेट पे जो मोबाइल फोन्स मिलते हैं वो मैन्युफैक्चर करते थे, सो दैट जो रूरल एरियाज है जहाँ पे लोगों की इनकम लेवल लिमिटेड होती है वहाँ पे वो इस एरिया को कैप्चर कर सके, अपने सेलफोन्स को बेच सके, राइट। इस कंपनी को जब उन्होंने शुरुआत करा था उनके पास तभी करीबन 15 एम्प्लॉयज थे जो इस कंपनी में काम करते थे, राइट। स्टार्टिंग में ही कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म करा, मोबाइल फोन्स अच्छे बनाए, मार्केट अच्छी कैप्चर करी, अच्छे सेल्स करे। सो जैसे जैसे मार्केट उनकी बढ़ते गई उनके डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स भी बढ़ते गया। तो समीर ने क्या सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो मैं प्रोडक्शन बढ़ा के ज्यादा सेल्स करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहूंगी। तो समीर ने भी सेम चीज किया, उसने अपनी इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने का सोचा। अब प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है मुझे एम्प्लॉयज भी और लगेंगे सो दैट मैं ज्यादा काम कर सकूं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं। तो समीर ने भी यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है एडिशनल रिक्रूट करना चालू कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो कंपनी बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 15 एम्प्लॉयज थे, तो शुरुआत में जो है समीर खुद अपने सारे डिसीजंस लेता था, सारा डिसीजन मेकिंग पावर समीर के हाथ में था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी एक्सपांड होते गई, उसने जो है ऐसे सबऑर्डिनेट्स रिक्रूट करना चालू किया जो कॉम्पिटेंट है, एक्सपर्टाइज है, केपेबल है, जो डिसीजन ले सकते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर समीर ने उनको भी दे दिया, राइट। ये जो डिसीजन रहा समीर का कि हम कंपनी एक्सपांड करेंगे और एम्प्लॉयज रिक्रूट करेंगे, उनको भी थोड़ी डिसीजन मेकिंग पावर, थोड़ी सी अथॉरिटी दे देंगे, ये जो डिसीजन था समीर का वो रंग लाया और कंपनी ने काफी अच्छा काम किया, ज्यादा प्रोडक्शन किया और अच्छे से एक्सपांशन ऑफ द कंपनी भी हुआ, प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे समीर ने जो डिसीजन लिया कि एडिशनल एम्प्लॉयज रिक्रूट करेंगे, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर उनको दे देंगे, पहले तो मैं सारे डिसीजंस लेता था, बट अब जाहिर सी बात है कि कंपनीज में जब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे, अकेले समीर सारे डिसीजंस नहीं ले पाएगा, तो उसने बाकी एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया। अपना डिसीजन मेकिंग पावर, पहले जब अब सारा डिसीजन, जब मैं कहती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो पहले समीर के पास था, ठीक है, जब भी मैं बच्चा कहती हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जहां पे पूरा का पूरा पावर समीर के हाथ में था, सारा डिसीजन समीर लेता था। बट इवेंचुअली जब कंपनी एक्सपांड होना चालू हुआ तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन था ये मैंने हटा दिया, राइट। मैंने यहाँ पे मेरी अथॉरिटी, मेरी डिसीजन मेकिंग पावर को इवेंचुअली मेरे सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। उनको समझा कि भाई वो भी कैपेबल है, वो भी डिसीजंस ले सकते हैं, तो क्यों ना कुछ डिसीजंस उनको लेने दिया जाए। तो ये कौन सा कंसेप्ट है बेटा जो समीर ने यूज किया, जिससे वो एक्सपांशन कर पाया, जिससे वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर पाया, जिससे वो अपनी कंपनी को बढ़ा पाया। तो यहाँ पे समीर ने सेंट्रलाइजेशन से शिफ्ट कर दिया टू डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जब एक्सपांशन हो गई, जाहिर सी बात है समीर अकेले सारे डिसीजंस नहीं ले सकता, तो उसको बाकियों को भी डिसीजन मेकिंग पावर देना पड़ा। अगर वो नहीं देता तो क्या वो एक्सपांड कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तो कौन सा कंसेप्ट है जो समीर ने यूज किया जिससे कंपनी आगे बढ़ पाई? तो समीर ने द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यूज किया, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो भी कंसेप्ट है उसके कोई भी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं। तो कंसेप्ट तो मेरा कौन सा है बेटा? तो कंसेप्ट मेरा डिसेंट्रलाइजेशन है। अब मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन के कोई भी 3 पॉइंट्स जो है वो मुझे यहाँ पे बताने हैं, राइट। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो कंपनी में अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन करती हूं या डिसेंट्रलाइजेशन करना क्यों बच्चा जरूरी है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होती है कि बिकॉज सबके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है, हम जो है क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, राइट। कि भाई यहाँ पे मेरे पास भी अथॉरिटी है, मुझे अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो मेरे बॉस को पूछना जरूरी नहीं है, कुछ डिसीजंस मैं खुद ले सकती हूँ, तो डीले डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि अगर हम ये डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो वो कंपनी में फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपांशन भी करती है। देखिए, अगर मैं ग्रो एंड एक्सपांड करना चाहती हूँ लेकिन मैं कहती हूँ कि सारे डिसीजंस मैं अकेले खुद लूंगी, क्या मैं एक लेवल के बाद ग्रो एंड एक्सपांड कर पाऊंगी? नहीं, क्योंकि एक छोटे स्केल ऑफ बिजनेस पे आप सारे डिसीजन ले सकते हो, उतना आप संभाल सकते हो, बट लार्ज स्केल पे सारे डिसीजन खुद लोगे तो कंपनी एक्सपांड ही नहीं हो पाएगी, राइट। तो मुझे चाहिए कि कंपनी एक्सपांड हो, तो मुझे तो डिसेंट्रलाइजेशन करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है आप जो है इनिशिएटिव प्रमोट करते हो, ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉयज जो है खुद इनिशिएटिव्स लेते हैं क्योंकि उनके पास उतना पावर है, अथॉरिटी है, तो खुद वो इनिशिएटिव लेना चालू करते हैं, राइट। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि हम ग्रो करना चाह रहे हैं, हम कंपनी को बेटर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, तो हमें डिसेंट्रलाइज करना ही है।
और यही सजेस्ट किया गया था कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट है एट लार्ज स्केल इन लार्ज स्केल कंपनीज। हाँ, स्मॉल स्केल में आपके पास सेंट्रलाइजेशन का पावर है, सेंट्रलाइजेशन एट टाइम सूटेबल भी होता है जब आपकी एम्प्लॉयज की वो इंटेलेक्ट कैपेबिलिटी नहीं होती है, राइट। बट यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बोला था कि मेरे एम्प्लॉयज जो है वो इंटेलेक्ट केपेबल कंपिटेंट है कि मैं उनको डिसीजन मेकिंग पावर दे सकूं, राइट। तो कंसेप्ट कौन सा है? डिसेंट्रलाइजेशन। उसके कोई भी 3 इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बच्चा क्या कहता है कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलेवेंट प्रिंसिपल रिलेटेड इन दिस केस। तो कौन सा प्रिंसिपल है वो बता के उस प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आइए केस में देखते हैं भाई साहब कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे कहा गया है कि नर्मदा लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने मार्केटिंग मैनेजर को कहा कि आपको 100 यूनिट्स पर डे का टारगेट यहाँ पे अचीव करना है। किसको कहा? तो मार्केटिंग मैनेजर को कहा, राइट। अब मार्केटिंग मैनेजर ने क्या किया, उसने यही काम को डेप्यूटी सेल्स मैनेजर जो उसके अंडर काम करता है उसको दे दिया। अब डायरेक्टर ने मार्केटिंग मैनेजर को एक टारगेट दिया कि आपको दिन का 100 यूनिट्स बेचने का है। मार्केटिंग मैनेजर ने डेप्यूटी सेल्स मैनेजर को बुलाया, उसको बोला कि देख तुझे ना दिन के 100 टारगेट्स बेच के दिखाने हैं, ठीक है। बट हुआ क्या कि जो डेप्यूटी सेल्स मैनेजर था वो इस टारगेट को अचीव नहीं कर सका। अब टारगेट दिया था बट टारगेट अचीव नहीं कर सका। तो सवाल ये है कि टारगेट अचीव नहीं किया तो इस गलती के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए या इस नॉन अचीवमेंट ऑफ टारगेट के लिए जिम्मेदार कौन है? अब यहाँ पे 2 जनों का मेंशन किया गया है। एक तो कहा गया है मार्केटिंग मैनेजर जिसको डायरेक्टर्स ने टारगेट दे दिया था कि आपको दिन का 100 यूनिट्स बेचना है, राइट। दूसरा व्यक्ति मेंशन किया गया है यहाँ पे डेप्यूटी सेल्स मैनेजर जिसको टारगेट दिया था मार्केटिंग मैनेजर ने। उसने अपना काम डेप्यूटी सेल्स मैनेजर को पास ऑन कर दिया था कि भाई तेरे को ये करना है, ठीक है। देखा जाए तो टारगेट अचीव कौन नहीं कर पाया? तो डेप्यूटी सेल्स मैनेजर। बट रिस्पॉन्सिबल कौन है? अरे भाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल तो जाहिर सी बात है मार्केटिंग मैनेजर है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने टारगेट बेटा किसको दिया था, किसको जिम्मेदारी दी थी, किसको अथॉरिटी दी थी? तो मार्केटिंग मैनेजर को। वो चाहे डेप्यूटी सेल्स मैनेजर से काम करवाए, एम्प्लॉय से करवाए कि टीम लीड से करवाए, काम हुआ या नहीं हुआ इसके लिए जिम्मेदार बच्चा कौन है? तो वो हमेशा मार्केटिंग मैनेजर है। और इधर कौन सा कंसेप्ट आता है बेटा? तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे आता है कि अथॉरिटी कैन be delegated but accountability cannot be। मैं यहाँ पे मेरी अथॉरिटी पास कर सकती हूँ, मेरी जिम्मेदारी मेरे डेप्यूटी सेल्स मैनेजर पे पास कर सकती हूँ, बट क्या अकाउंटेबिलिटी पास कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। काम नहीं हुआ तो एट द एंड मार्केटिंग मैनेजर ही जिम्मेदार है, उसी को डायरेक्टर्स आके पूछेंगे कि भाई ये काम हुआ क्यों नहीं। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? मार्केटिंग मैनेजर है, डेप्यूटी सेल्स मैनेजर नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने काम किसको दिया था? मार्केटिंग मैनेजर को दिया था। कंसेप्ट क्या है? तो अकाउंटेबिलिटी आप पास कर सकते हो जो आपने कर दी, सॉरी आप अथॉरिटी पास कर सकते हो जो आपने कर दी, बट क्या आप अकाउंटेबिलिटी पास कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज की नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट टू एनेबल इट टू कोप अप विद द इमर्जिंग कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड व्हाई, राइट। नेक्स्ट पूछा गया एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ द फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले इस केस स्टडी में कौन सा फ्रेमवर्क वो अडॉप्ट कर सकते हैं या उनको करना चाहिए ये बताइए, और क्यों करना चाहिए ये बताइए। दूसरा, उस फ्रेमवर्क के कुछ लिमिटेशंस होंगे, उनमें से कोई भी 2 लिमिटेशंस बताइए। तो कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सा कंसेप्ट सबसे पहले हमें ढूंढना है जो इस केस में अप्लाई हो सकता है, राइट। अब केस स्टडी क्या कहता है कि किरण इंडस्ट्रीज जो है एक ऐसी कंपनी है जो ऑफिस फर्नीचर मैन्युफैक्चर करती है।
अब कंपनी ने क्या सोचा कि हम अपने ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करेंगे और एरियाज में बिजनेस में एंटर करेंगे और एरियाज में एक्सपैंड करेंगे और ग्रोथ करेंगे, पोटेंशियल करेंगे, सो दैट हम मार्केट शेयर को यहाँ पे बढ़ा सके। देखिए, मैं आपको हमेशा कहते आ रही हूँ कि कोई भी बिजनेस हो वो हमेशा चाहेगा कि हम जो कर रहे हैं हम उससे आगे बढ़े और ग्रो करें और एक्सपैंड करें। तो यहाँ पे किरण इंडस्ट्रीज का सेम थॉट है कि हम ऑफिस फर्नीचर तो बेच रहे हैं और अच्छा वहां पे कर रहे हैं, तो क्यों ना और बिजनेसेस में एंटर करके और ज्यादा सेल्स करके मार्केट को कैप्चर करें। अब इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस को यहाँ पे सोचा कि भाई कौन से एरियाज है, जैसे हम क्या फर्नीचर बना सकते हैं, किचन का बना सकते हैं, बेडरूम का बना सकते हैं, या पूरा घर का फर्नीचर बना सकते हैं, या फिर हम कमर्शियल ऑफिसेस का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। कौन से ऑप्शंस है जो हमारे पास अवेलेबल है। सारे ऑप्शंस लिखने के बाद उन ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया गया कि भाई इतने सारे ऑप्शंस है जिनमें हम बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बट हमारे लिए कौन सा सही है, कौन सा सूटेबल है। तो सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चेक किया गया। काफी चेक करने के बाद जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, राइट, जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे सुखविंदर, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि हम जो है होम इंटीरियर एंड फर्निशिंग में अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करेंगे। ऑलरेडी हम ऑफिस फर्नीचर बेच रहे हैं, अब होम इंटीरियर और फर्निशिंग, जैसे बेड लगता है, वार्डरोब लगता है, चेयर्स लगता है, डाइनिंग टेबल लगता है घरों में, इन फर्नीचर्स में हम अभी एक्सपांड करेंगे, इनको बनाना चालू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ किरण इंडस्ट्रीज की, बेटा यहाँ पे मैं अगर बात करूँ किरण इंडस्ट्रीज की, तो पहले तो वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट बनाते थे, जो क्या था, ऑफिस फर्नीचर, राइट। तो अगर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे, एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहे, तो जाहिर सी बात है बच्चा वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो वो यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट बना रहे। बट आज वो एडिशनल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है होम फर्नीचर, होम एंड इंटीरियर फर्नीचर, राइट। मैं अगर एक से दो प्रोडक्ट बना रही हूँ, मोर देन वन प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो उसके बाद बिकॉज वी आर मेकिंग मोर देन वन प्रोडक्ट, मुझे शिफ्ट किधर होना चाहिए बच्चा, तो मुझे यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होना चाहिए। एक क्यों डिविजनल स्ट्रक्चर, क्यों मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर कंटिन्यू नहीं करती हूँ, डिविजनल स्ट्रक्चर में जाने का क्या फायदा है, व्हाट आर द रीजंस। तो यहाँ पे मैं अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस की बात करूँ कि भाई डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाने से किरण लिमिटेड को क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि आप जो है क्विक डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए, मुझे अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस पे फोकस करना है, ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि चलो मुझे सिर्फ होम इंटीरियर के बारे में सोचना है, उसके मार्केट को स्टडी करना है, उसके कंज्यूमर्स को स्टडी करना है, तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करके उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से यहाँ पे क्विक डिसीजन ले सकती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में दूसरा रीजन क्या है कि आपको जाना चाहिए, तो दूसरा रीजन ये है कि हम जो है अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इजीली ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, तो जैसे अगर मेरा ऑफिस फर्नीचर ठीक से चल रहा है, उसका सेल्स हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, बट मान के चलो कि जो मेरा होम फर्नीचर का सेगमेंट है वो ठीक से नहीं चल रहा, तो उसके लिए ऑफिस फर्नीचर के लोग जवाबदार है क्या? नहीं है। मुझे अगर होम फर्नीचर नहीं बिक रहा तो उसी को जाके पूछना है, राइट। उसके अलावा क्या बेनिफिट्स है, तो अपने अपने एरिया और स्पेशलाइजेशन में आप कंसंट्रेट कर सकोगे, अपने अपने मार्केट पे आप कंसंट्रेट कर सकोगे, डिसीजंस जल्दी ले सकोगे, मैनेजमेंट ज़्यादा इजीली कर सकोगे। तो बहुत सारे रीजंस है मुझे डिविजनल स्ट्रक्चर में जाना चाहिए, राइट। बट जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंस के साथ साथ डिविजनल स्ट्रक्चर के कुछ लिमिटेशंस भी है। सबसे पहला लिमिटेशन है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान के चलो यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर को ज़्यादा रिसोर्सेज दे दिए,
ठीक है, ज़्यादा पैसे दे दिया, ज़्यादा बजट दे दिया, और यहाँ पे होम इंटीरियर या होम फर्नीचर वालों को मैंने कम रिसोर्सेज दे दिए, तो झगड़ा हो सकता है कि भाई उनको ज़्यादा, हमको कम क्यों, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस, हमको कम क्यों, हमको ये नहीं, हमको वो नहीं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। दूसरी चीज़, डिविजनल स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें डबल होती है, राइट। 2 मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 2 फाइनेंस डिपार्टमेंट, 2 ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब कुछ अलग अलग डबल डबल मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा, ज़्यादा पैसे भी आपके यहाँ पे चले जाएंगे, राइट। तो डिविजनल स्ट्रक्चर बेनिफिशियल भी है बट उसके कुछ लिमिटेशंस भी है। फिर भी ज़्यादातर कंपनी जब मोर देन 1 प्रोडक्ट में जाती है डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाती है, क्योंकि इट इज़ मोर सूटेबल। वो ज़्यादा बेनिफिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन या तो आप कह सकते हो एक कंपनी को ईजिली दे सकती है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे एज ऑलवेज, सो दैट हम यहाँ पे टाइम को बचा सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सबसे पहले कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको बताना है, उसका कोई भी एक फीचर बताना है, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या प्रपोज बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज, जो उनके पर्सनल कम्युनिकेशन को रेस्ट्रिक्ट करे, ऐसा क्यों किया गया, ये आपको बताना है कि हम क्या नहीं चाहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताओ कि कौन से फॉर्म में ये लोग जा रहे हैं, उसका कोई भी एक फीचर बताओ। उसके अलावा क्या आप यहाँ पे अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, क्या आप यहाँ पे कह सकते हो कि रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं अब हमारे केस पे। अब हमारा केस क्या कहता है कि सोहन स्पाइसेस एक ऐसी कंपनी थी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाले बनाती थी, जैसे राजमा मसाला, हाँ मुंह में पानी आ गया, चलो फोकस करो, राजमा मसाला, छोले मसाला, आलू पराठा मसाला, चलो ये छोड़ देते थोड़े साइड में, अरे मसाले बनाती थी यार, ठीक है। उसके बाद मिस्टर राघव जो थे, जो ओनर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। उन्होंने टोटल 30 एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जो उनके यहाँ पे काम करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे बिजनेस को अगर मुझे अच्छे से चलाना है तो प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग मदद करता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके, इसीलिए मिस्टर राघव प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। बहुत सारे उनके जो एम्प्लॉयज थे उनको इंस्ट्रक्शंस देना, ऑब्जेक्टिव्स बताना, उनको ये स्ट्रिक्टली बोला गया था कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ओनली ऑफिशियल मैटर्स विल बी डिस्कस्ड। आपको ऑफिशियल बातों के अलावा कोई भी बात इधर उधर की किसी के साथ कहीं पे भी नहीं जाना। मेरा दोस्त डिपार्टमेंट में काम करता है, उधर चले गए, इधर उधर की गॉसिप की, ये आपको ऑफिस आवर्स में नहीं करना। ऑफिस के पहले, ऑफिस के बाद जो करने का है करो, बट ऑफिस आवर्स में बात करोगे तो सिर्फ काम रिलेटेड बात करोगे, वरना बात नहीं करोगे, सिर्फ आप काम पे फोकस करोगे। अब इससे क्या हुआ कि सारे एम्प्लॉय सिंसियरली काम करने लगे और उससे एक्चुअली उनका वर्क परफॉर्मेंस बेहतर हुआ, जिससे कंपनी काफी अच्छे से चल रही थी, उनके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्क रिलेटेड बातें करना, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करना। तो मैं यहाँ पे कौन से कंसेप्ट पे बच्चा एम्फसाइज कर रही हूँ, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रही हूँ, जहाँ पे मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कम्युनिकेशन डिफाइन कर रही हूँ। सिर्फ ऑफिशियल चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, इधर उधर की इनफॉर्मल बातें नहीं कर सकते, ये मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो मैं इन अ वे आप कह सकते हो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता है कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो बच्चा ये है हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उसका कोई एक फीचर बताइए, राइट। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स है, उसमें से कोई भी एक बताना है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो फोकस ऑन वर्क एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कोई भी एक फीचर जो आपको लगता है आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
थर्ड चीज क्या पूछी थी कि यहाँ पे हम क्या चीज अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि ये मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, काम के अलावा कुछ बातें मत करो। एक काम के अलावा बातें, इधर उधर की बातें कहाँ पे होती है? तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें होती है हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैं यहाँ पे बेटा क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ? तो मैं यहाँ पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बने ये करने की कोशिश कर रही हूं। मैं उसको रोकने की, या आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही हूं कि बाबा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इधर उधर की बातें होगी, सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होगा, रूमर्स फैल सकते हैं, तो ये मुझे मेरे कंपनी में नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब ये तो भाई साहब डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन है, तो प्लीज 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 थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि इसका जो आंसर है आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भुवन एंड कंपनी जो है वो एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रन करते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल है। क्या बात दोस्त, ठीक है। They plan to expand their business activities by adding more line of products जैसे leather bags, belts, garments, etc. ये जनरली ऐसे होता है कि हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हमें लगता है क्यों ना हम और चीजों में भी बिजनेस करें और पैसा क्यों ना कमाएं। ठीक है भाई, कॉमर्स के बच्चे पैसा क्यों नहीं कमाएंगे, है ना। तो वो चाह रहे हैं कि वो और चीजों में भी बिजनेस करे, वो गारमेंट्स भी बेचे, बेल्ट्स भी बनाए, लेदर बैग्स भी बनाए, ये चीजों को भी बना के और अपने बिजनेस को जो है एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई करे। राइट, तो यहाँ पे सवाल ये है कि उनको कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए आफ्टर द एक्सपांशन एंड व्हाई। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? पहले कौन सा करते थे? छोड़ो, एक्सपांशन कर लिया, ये सारी चीजें बेचना चालू कर दी, तो अब कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए और क्यों? ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर 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 बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि गिव रीजन इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स इट विल डिराइव फ्रॉम द चेंजेस सजेस्टेड बाय यू। तो यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस है जो आपको सजेस्ट करने होंगे जिससे डूबती नैया जो है वापस तैरने लगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या पूछी गई है? इन विच सेक्टर कैन द कंपनी डाइवर्सिफाई कीपिंग इन माइंड द डिक्लाइनिंग मार्केट फॉर द प्रोडक्ट द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट ट्रेंड्स बदलती है, लोगों की चॉइस प्रेफरेंस बदलती है, तो पहले आप जो प्रोडक्ट बना रहे थे अब उसकी डिमांड नहीं है, नहीं है डिमांड, तो उसको बनाते थोड़ी रहना है, फिर आपको प्रोडक्ट को बदलना है, नए ट्रेंड्स के हिसाब से आपको न्यू प्रोडक्ट्स में एंटर करना है, तो कौन से में करना चाहिए? तो सबसे पहले भाई डूबती नैया किसकी है वो तो देख लेते हैं। तो चलिए केस पे जाते हैं। अब ये कंपनी क्या बना रही थी भाई? सीविंग मशीन्स बना रही थी। कब से बना रही थी? कि 1946 से बना रही थी। हाँ, तभी चलता भी था। सीविंग मशीन चलती है क्या? आज लोगों के घर पे सिलाई की मशीन दिखती है क्या? क्या ही तो बोले। ठीक है, 1946 से सीविंग मशीन्स बना रही थी और वो जो है एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती थी, जहां पे सिर्फ काम रिलेटेड बातें करनी है, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब इसके कारण उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी, जैसे जो डिसीजन मेकिंग है बहुत बार डिले हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करना है, खुद से डिसीजन ले नहीं सकते, प्रॉपर कम्युनिकेशन फॉलो ही करना है। उसके अलावा वो जो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके साथ भी कोप अप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि स्लो चल रहे थे भाई, डिले इन डिसीजन मेकिंग हो रहा था, एनवायरनमेंट तो हमारे लिए रुकता नहीं, इट इज डायनामिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अब इनका जो वर्कफोर्स था बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं था। होंगे थोड़े से हिटलर शासन टाइप, वेरी स्ट्रिक्ट पीपल, इधर उधर की बातें मत करो, ए काम कर, ए ये क्यों बोला, होंगे। ठीक है, तो इनका वर्कफोर्स बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं था और उसके कारण रेड टेपिज्म होना, एम्प्लॉय टर्न ओवर होना बहुत ज्यादा था। सबसे पहले रेड टेपिज्म क्या होता है ये बता देती हूँ। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कोई भी काम करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करना। ठीक है, तो छोटे से छोटा काम है, 10 मिनट का काम है, लेकिन 6 घंटे लगेंगे, क्योंकि इतने ही सारे लीगल प्रोसीजर्स, पेपर वर्क होंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे यही चीज हो रही थी, इसलिए एम्प्लॉयज बहुत डीमोटिवेटेड थे और मौका देख के ना भाग जाते थे, यहाँ पे काम करना नहीं चाहते थे। तो एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा था, लोग बार बार काम छोड़ के जाते थे। राइट, तो अब
इस कंपनी में क्या ऐसी दिक्कत है, क्या ऐसा चेंज है जो आप सजेस्ट करोगे जिससे ये कंपनी की डूबती नैया वापस तैर सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी ने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो बना दिया, पर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को इतना रोक टोक रेस्ट्रिक्शन, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करा। अरे एम्प्लॉयज़ तो ह्यूमंस है ना, तो थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन, इधर की बातें, अपनी बातें शेयर करना, ये थोड़ा बहुत तो हमें अलाउ करना चाहिए। वरना एम्प्लॉयज़ अगर खुशी नहीं है, मोटिवेटेड ही नहीं है, अच्छे से काम ही नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे तो सक्सेसफुल बनेगी। तो सबसे पहली चीज़ तो हम उनको कहेंगे कि भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के भले डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन अगर उनको स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया जाए, अच्छे से यूज़ किया जाए, तो आप उनको कंपनी के बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं कहती हूँ, अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे बेटा क्विक डिसीजंस ले सकते हैं जो ये कंपनी नहीं ले पा रही थी। ठीक है, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्विक पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। इनफॉर्मल सोर्स के द्वारा अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन पास करनी है तो बेटा वो आग की तरह फैलती है, बहुत ही जल्दी आप इसको पास ऑन कर सकते हो। उसके अलावा हम एम्प्लॉयज़ को सोशलाइज करने दे रहे हैं, तो मुझे मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं जो खुशी खुशी यहाँ पे मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिससे मेरा टर्नओवर भी कम हो सकता है। तो इसीलिए मुझे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाहिए, जिससे मेरी डिसीजन मेकिंग स्लो है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन पास करनी है जल्दी से जल्दी वो भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, और जो डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ है जो बार बार भाग जा रहे हैं ये भी प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बच्चे यहाँ पे क्या पूछा था कि ये जो कंपनी है जो प्रोडक्ट बना रही थी, प्रोडक्ट क्या बना रही थी, सीविंग मशीन्स। तो सीविंग मशीन्स का अब ज़माना नहीं है, इसीलिए उसकी डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है तो बना के बेचोगे किसको। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, जो लेटेस्ट मशीन्स है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि एम्ब्रॉयडरी मशीन्स है, ठीक है, उसके अलावा जो कॉम्पैक्ट सीविंग मशीन्स आती है, उसके अलावा जो फैक्ट्रीज में ऑटोमेटिक मशीन्स आती है, जो आजकल चल रही है। बेसिकली कंपनी को मार्केट ट्रेंड्स को देखकर ये पता करना चाहिए कि आज मार्केट्स में किन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कौन से टाइप ऑफ मशीन सेल हो रहे हैं, और उसको बनाना उनको शुरू करना चाहिए और उसको सेल करना शुरू करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से कंपनी अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग बदले, वरना जाहिर सी बातें वो पीछे रह जाएंगे और उनके प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। हाँ, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था आपको मैं बता दूं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो एक स्ट्रेट सजेशन था, बहुत ही सिंपल था, बट यहाँ पे जो सजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो पर्सन टू पर्सन एंड स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही के वही सजेशंस देने हैं, आपको अपने हिसाब से सोचना है, आपको देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ें ज़्यादा आपको सही लग रही है, तो खुद से इसके प्रोडक्ट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होता है, दूसरा कौन सा फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया है, तीसरा टाइप ऑफ फ्रेमवर्क क्या है, चौथा उस फ्रेमवर्क का कोई भी दो एडवांटेजेस दो। मतलब चार क्वेश्चन एक साथ बता लें। ठीक है, चलिए कहानी है वैभव की, तो वैभव के बारे में समझते हैं। वैभव ने ट्रैवल एंड टूरिज्म में कोर्स किया। अब कोर्स करने के बाद भाई कॉमर्स का बच्चा था तो चाह रहा था कि खुद का कुछ करे, तो वैभव ने खुद की एक ट्रैवल एजेंसी खोली। अब यहाँ पे वैभव को पता था कि मुझे अगर बिजनेस करना है सोच समझ के करना है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस एकदम मक्खन के माफिक चले, उसमें बीच में रुकावटें दिक्कतें बिल्कुल ना आए। और इसीलिए जब बिजनेस शुरू करा तो उसने उसको 4 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया। कौन से डिपार्टमेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पे उसने एक फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट बनाया जो ऑनलाइन क्वेरी, रिजर्वेशन, अकोमोडेशन ये सारी चीज़ें देखी। उसके अलावा उसने पेमेंट डिपार्टमेंट बनाया, उसके अलावा उसने बुकिंग डिपार्टमेंट बनाया। ऐसे 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करके उसके कस्टमर्स की सारी क्वेरीज एंड प्रोसेसेस को हैंडल ईजिली कर सके। राइट, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, झगड़े ना हो, इसीलिए उसने क्या किया, सबको क्लियरली बता दिया कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सुपीरियर कौन सबॉर्डिनेट, किसकी सुननी है, किसको सुनाना है।
ठीक है। तो यहाँ पे वैभव ने ये कोशिश की कि उसका बिजनेस स्मूथली चले विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स और सारे काम सबको पता हो कि किसको क्या करना है और वो इजीली इसको कर सके। तो ये जो स्ट्रक्चर बताना, ड्यूटीज असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनाना, ये सारी चीजें बच्चा हम किस में करते हैं? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम ये चीजें जो है ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए, ठीक है, एक ये डिपार्टमेंट, एक ये डिपार्टमेंट, एक ये डिपार्टमेंट, फिर उसमें मैनेजर कौन, असिस्टेंट मैनेजर कौन, टीम लीड कौन, ये जो हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब गौरव तो एक ही चीज पे बिजनेस कर रहा था, ट्रैवल एंड टूरिज्म में। उसने कोई यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए? नहीं, उसने एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, उसने एक ही प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट सब डिपार्टमेंट्स बनाए। तो एक ही प्रोडक्ट में जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो बच्चा इसको कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चा? तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के कोई भी 2 एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा अगर मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जाहिर सी बात है फंक्शनल स्ट्रक्चर के बहुत सारे डिफरेंट एडवांटेजेस है। जैसे सबसे पहली चीज़ कि जब मैं डेलीगेशन करती हूँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, ठीक है। मिनिमम डुप्लीकेशन क्यों होता है? क्योंकि सबको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है यहाँ पे सबको पता है, सबको अपनी ड्यूटीज पता है, सबको अपना काम पता है, सबको अपनी अथॉरिटी पता है। तो कौन क्या काम करेगा ऑलरेडी पता है, तो काम में मिक्सअप नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है, राइट। किसको किसके साथ काम करना है, कौन क्या काम देखेगा, अगर ये काम नहीं हुआ तो किसको अकाउंटेबल ठहराना है, ये भी आपको इजीली पता चल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं वैभव की बात करूँ तो इन चीज़ों पे वैभव ने फोकस किया। सबसे पहले तो उसने ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किया, फिर उसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिंगल प्रोडक्ट था तो कौन सा स्ट्रक्चर सूटेबल है? फंक्शनल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के कोई भी 2 एडवांटेजेस आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। चलिए जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है अबाउट किरपाल सिंह। अब किरपाल सिंह जो है उनकी एक पेट क्लिनिक थी, कहाँ पे? दिल्ली में। ये क्लिनिक को वो पिछले 25 साल से चला रहे थे, जिसमें बहुत सारे प्रोफेशनल वेटरनरी डॉक्टर्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया था जो लास्ट 25 साल से इस क्लिनिक को संभाल रहे थे। अब किरपाल ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले थे कि इन डॉक्टर्स के बीच में अच्छी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, अच्छे से वो लोग मिलजुल कर रहे, काम करें, अच्छे से यहाँ पे इस बिजनेस को सालों साल तक रन करें। इसीलिए वो क्या करते थे, हर साल अपने स्टाफ के साथ एक पिकनिक अरेंज करते थे कि यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाए, एक दूसरे को जान पाए। इसीलिए एक पिकनिक यहाँ पे अरेंज की जाती थी कि वो भाई फ्रेश हो जाए, अपने रूटीन से थोड़ा कुछ अलग हो जाए, थोड़ा सा माइंड भी उनका यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए, राइट। और इसीलिए यहाँ पे वो एक पिकनिक भी अरेंज करते थे, प्लस वो अपने एम्प्लॉयज़ के हमेशा सजेशंस, प्लान्स, पॉलिसीज़ को वेलकम करते थे। वो एम्प्लॉयज़ को हमेशा कहते थे कि भाई आपके जो भी सजेशंस है बिल्कुल हमें बताइए, हम सुनेंगे, हम देखेंगे, अगर सही लगेगा तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर किरपाल की बात करें तो किरपाल कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनकरेज कर रहा था? ठीक है, पिकनिक पे जाना, अपनी बात बताना, ऑफिशियल चीज़ सिर्फ करो ये ना देखना। तो जाहिर सी बात है बच्चा, यहाँ पे जो किरपाल जी है उनको पता था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, उसको भी हमें क्रिएट करना चाहिए। दूसरी चीज़, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी 3 डिसएडवांटेजेस आप बताइए। इस जाहिर सी बात है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे यहाँ पे वो रूमर स्प्रेड करता है, राइट। उसके अलावा सिस्टमैटिकली काम नहीं होता, लोग काम छोड़ के इधर उधर की बातें करना, ये करना वो करना, ये चीज़ें यहाँ पे वो चालू कर देते हैं, जहाँ पे सिस्टमैटिक काम जो है एट टाइम्स नहीं होता। और काम नहीं होता, इधर उधर की बातों में बहुत समय चला जाता है, तो एट टाइम्स ये जो है इसके कारण नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमें आते हैं। काम रह के बाकी सब चीज़ें हो गई, काम रह गया,
ठीक है। तो ये चीजें भी हो सकती है। देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस है और इसीलिए इसको स्ट्रेटेजिकली यूज करना, एक कंट्रोल, एक लिमिट सेट करना बहुत जरूरी है। तो ये फिर बेनिफिशियल हो जाएगा हर एक कंपनी के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट केस स्टडी पे जाते हैं। ये केस स्टडी मेरे को बड़ी मजेदार लगी थी क्योंकि यहाँ पे करण जौहर की बात हो रही थी और सरप्राइजिंगली करण अलग व्यक्ति है, जौहर अलग व्यक्ति है। क्या बात, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही थी करण जौहर की। क्या कहा गया था कि करण ने एक रिटेल मार्ट ओपन किया इन द लोकल मार्केट, ठीक है, जहाँ पे रिटेल में बहुत सारी जो डेली का सामान होता है, रेगुलर यूज का सामान होता है, वो अवेलेबल है। उसको पता है कि वो इस काम को अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इसीलिए उसने जौहर को अपॉइंट किया कि आप उसके साथ, आप मेरे साथ काम करो, मेरा जो इतना बर्डन है काम का वो आप रिड्यूस करो, वो मैं आपके साथ बांट सकूं, ठीक है। किसको अपॉइंट किया? तो जौहर को अपॉइंट किया। ये देखिए ओनर कौन है? तो करण है। करण ने जौहर को अपॉइंट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है डिसीजन, वो करण को एक टाइम दे देता था कि भाई आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को, अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस पे फोकस करो। ये जनरली हम दूसरों को अपॉइंट इसलिए करते हैं कि जो बाकी काम है जो दूसरे लोग कर सकते हैं हम उनको दे दें और हम इंपॉर्टेंट मैटर्स, स्ट्रेटजीज, प्लान्स पे यहाँ पे फोकस कर सके। उसके अलावा उसने 8 और लोगों को यहाँ पे रिक्रूट किया। एक 2 जन मिलके भी नहीं चला सकते, तो जौहर को तो अपॉइंट किया, जौहर के बाद और ऐसे सपोर्ट स्टाफ को अपॉइंट किया जो पैकिंग करे, जो कैश काउंटर देखे, जो बाकी सारी चीजें देखे, राइट। ओवर द ईयर उसके बिजनेस ने काफी अच्छा यहाँ पे पैसा कमाया, बहुत अच्छा नाम कमाया और उसी लिए उसने डिसाइड किया कि हम और एक ब्रांच और एक आउटलेट इन द सिटी यहाँ पे खोलेंगे, राइट। बट मैं तो दोनों जगह पे आधा आधा नहीं रह सकती ना, मतलब करण यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए करण ने क्या कहा कि जौहर ने ना बहुत अच्छा काम को संभाला है, बहुत अच्छी चीजें करी है, तो इसीलिए हम एक काम करते हैं कि ये जो दूसरा आउटलेट है ना वो जौहर को संभालने दे देते हैं कि भाई ये आउटलेट की जिम्मेदारी तेरी, अब ये आउटलेट में क्या करना है क्या नहीं करना है वो तेरे हिसाब से तू डिसाइड कर, इंडिपेंडेंटली इसका डिसीजन तू ले सकता है, तू इसको चला सकता है। तो यहाँ पे कौन से 2 कंसेप्ट्स हैं जो करण यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है या करण यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे बच्चा सबसे पहला फंक्शन, मैं अगर कहूँ सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे क्या है, तो वो है डेलीगेशन, राइट। सबसे पहली चीज तो करण ने क्या किया, जौहर को रिक्रूट किया और कुछ अपनी जिम्मेदारी, कुछ अपनी अथॉरिटी उसने जौहर को दे दी कि देख आज के बाद ये चीजें तू कर, इसको तू संभाल, सो दैट मैं बाकी चीजों पे फोकस कर पाऊं। तो कुछ अथॉरिटी दे दी, तो डेलीगेशन हुआ। जब दूसरी ब्रांच खोली तो उसने जौहर को पूरी ब्रांच ही दे दी कि भाई ये ब्रांच अभी तू संभाल, तेरे पास पूरी अथॉरिटी, तू पूरा डिसीजन ले। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एक्सपांशन करण ने क्या फॉलो किया, तो उसने डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया। पहले पावर जो है खुद के पास रखा था, फिर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट किया, डेलीगेशन किया, फिर पूरा का पूरा पावर उस जो दूसरी ब्रांच है उसकी अथॉरिटी, उसका पावर पूरा जौहर को दे दिया। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी फॉलो हुआ है। तो ये 2 कंसेप्ट है जो यहाँ पे करण ने फॉलो किए, सो दैट वो बिजनेस को एक्सपैंड कर सके और इजीली रन कर सके और अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे फोकस कर सके, ठीक है। लेट अस गो टू द लास्ट केस स्टडी ऑफ द डे, जो कि है अबाउट सीता एंड गीता। सीता एंड गीता दोनों ट्विन सिस्टर्स थे। दोनों ने मिलकर बेटा जर्नलिज्म में कोर्स किया। अब कोर्स करने के बाद उनको एक बढ़िया सी कंपनी में सब एडिटर्स की नौकरी मिली। सब एडिटर्स की नौकरी मिली, बहुत सारी मेहनत की तो उनको प्रमोशन मिलकर चीफ एडिटर बना दिया गया, राइट। अब चीफ एडिटर जब उन्होंने बनाया तो सीता को एक डिवीजन दिया, गीता को दूसरा डिवीजन दिया। अब ये दोनों भले ट्विन्स थे बट इनकी जो सोच थी ना वो अलग थी, ठीक है। अभी ट्विन्स तो काफ़ी बार दिखने में होता है, काफ़ी बार एज में ही होते हैं, दिखने में भी नहीं होते, सोच बट अलग हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे जो सीता थी वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स पे भरोसा करती थी, हमेशा कहती थी कि भाई मेरे सबऑर्डिनेट्स बहुत ही काबिल है और इसीलिए काफ़ी बार जो अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो उनको दे देती थी कि हर काम मेरे को पूछ के मत करो, ये चीज़ आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, आप में उतनी समझ है, आप ये डिसीजन ले सकते हो। बट गीता ना थोड़ी सी अलग थी। अब गीता क्या कहती थी कि वो चाहती थी कि वो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखे, सारे डिसीजंस खुद ले, सारी काम खुद से उससे पूछ कर सब करे,
राइट। तो यहाँ पे पूछा ये गया है कि कौन से दो कंसेप्ट जो है सीता एंड गीता फॉलो कर रहे हैं। अब सीता जो है जाहिर सी बात है कि अपने एम्प्लॉयज पे भरोसा कर रही है, उनको अथॉरिटी दे रही है, उनको डिसीजन मेकिंग पावर कर रही है, तो वो तो कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रही है, जहाँ पे वो अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जबकि गीता सारा पावर खुद के हाथ में रखना चाहती है, वो चाहती है कि सब उसको पूछकर ही काम करे, वो कहे वैसा हो। तो गीता क्या फॉलो करती है बेटा, वो फॉलो करती है सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ही इजी केस स्टडी थी, बट यहाँ पे हमको समझना क्या था कि जब हम अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इट इज डिसेंट्रलाइजेशन, बट जब हम डिसीजन मेकिंग पावर खुद के हाथ में रखते हैं इट इज ऑलवेज सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन केस स्टडीज में मैंने बहुत सारे डिफरेंट कंसेप्ट, चाहे वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, ये सारे कंसेप्ट्स हो। ठीक है, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है थ्रू आउट द चैप्टर, सो दैट हमें आइडिया आ जाए कि डिफरेंट टॉपिक्स में से कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको डू इट योरसेल्फ के लिए दिया था, उसको आप जरूर यहाँ पे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। बाकी दोबारा ऐसे केस स्टडीज की वीडियो, वन शॉट वीडियोस, डिफरेंट चीज़ें हम आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। बस ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलते रहे, ऐसे ही आपका सपोर्ट हमें मिलते रहिए। ठीक है, दोबारा ज़रूर मिलेंगे, तब के लिए बाय बाय।